तुमसे कांटेक्ट कैसे होगा? डीसीपी ने पूछा। राधा के पास घर का नंबर तो होगा ना, मैं तुमसे अपने नंबर पर रब्ता करूँगा। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो राधा को घर पहुँचा दिया जाएगा। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मैंने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने एहतियातन गाड़ी की नंबर प्लेटें भी बदल दी थी कि मुबादा डीसीपी इनके ज़रिए सरदार तक पहुँच जाए। वहाँ से मैंने गाड़ी का रुख इस गाँव की तरफ मोड़ दिया जहाँ कांता और ग्लोरिया को छोड़ा था। जब मैं गाँव की हदूद में दाखिल हुआ तो सूरज निसफ सफ़र तय कर चुका था, मगर वहाँ जब सी अफरा तफरी थी। मेरी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजाने लगी। मैंने गाड़ी को एक घने दरख्त के नीचे रोक दिया और लॉक करके नीचे उतराया। वहाँ से कुछ फासले पर आमों का एक छोटा सा बाग था। मैं इस तरफ बढ़ गया। वहाँ एक बूढ़ा किसान बैठा हुक्का पी रहा था। मैंने इससे पूछा, बाबा जग्गू का घर कौन सा है? मैं चूंकि रात में आया था इसलिए मैं वो मकान भूल गया था, या फिर मैंने इस वक्त इतनी तवज्जो नहीं दी थी। मुझे वो गली तो याद थी मगर मकान याद नहीं था। जग्गू का मकान? बूढ़े ने सहमे हुए अंदाज में मुझे देखा। और सामने वाली गली में चौथा मकान जग्गू का है। फिर वो बोला, मगर वहाँ तो बहुत अन्याय जुल्म हुआ है बाबूजी। क्या हुआ है वहाँ? मेरा दिल अनजाने खदशों के बायस ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कल वहाँ डाकू आ गए थे। जग्गू के घर 2 लड़कियाँ मेहमान आई हुई थी। वो इनमें से एक को उठा कर ले गए। दूसरी लड़की जो कोई गोरी थी वो भी इस लड़की को बचाने के लिए इन डाकुओं के पीछे चली गई। डाकू क्या गाड़ियों में आए थे? बड़ी सी एक ही गाड़ी थी, बूढ़े ने जवाब दिया। मैंने डाकुओं को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मगर गांव वाले बता रहे थे कि वो 5 थे। इनके पास बंदूकें और कैंचे थे। वो दीवार टाप कर अंदर घुस गए। घर में इस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं था, बस घर की औरतें थी या वो दोनों लड़कियाँ। इन लोगों ने घर की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। जग्गू के घर वाली के पास अच्छा खासा जेवर भी था। बस उन्होंने एक लड़की को उठाया और हवा में फायर करते हुए भाग गए। दूसरी लड़की के पास भी तमखा था। इसने डाकुओं में से एक को घायल भी कर दिया था, मगर उन्होंने फिर इसी लड़की को आगे कर दिया जिसे उठाया था, इसलिए दूसरी लड़की कुछ भी न कर सकी। मगर मैंने ऐसी जिद्दार लड़की कभी नहीं देखी। डाकुओं के जाने के बाद वो रामू के घोड़े पर इनके पीछे बैठ गई थी। बस वो जब की गई अभी तक नहीं लौटी। मैं तो जानूं इसे भी डाकुओं ने पकड़ लिया या फिर मार दिया। बूढ़े ने चिलम की राख एक तिनके से गुरेदते हुए कहा। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। ये यकीनी तौर पर कांता के चचा ठाकुर का काम था। इसके चक्कर में ग्लोरिया बेचारी खामखा मारी गई। बूढ़ा ठीक ही कह रहा था कि या तो डाकू ने इसे मार दिया या फिर कांता की तरह इनकी कैद में है। जग्गू इस वक्त कहाँ था? जग्गू इस वक्त गांव में मौजूद नहीं था, वरना किसी डाकू की जुर्रत है कि वो हमारे गांव की तरफ टेढ़ी नजर से भी देख सके। जग्गू इस वक्त यहाँ पहुंचा था जब डाकू यहाँ से जा चुके थे। वो भी इसी वक्त घोड़े पर इनके पीछे निकल गया। जग्गू के दूसरे साथी कहाँ थे? बूढ़े ने अचानक सर उठाकर मुझे देखा और मुश्तबा लहजे में पूछा, तुम कहीं पुलिस के आदमी तो नहीं हो? नहीं बाबा, मैंने जल्दी से कहा। जो लड़की डाकुओं के पीछे गई थी वो मेरी बीवी है। अरे, बूढ़े के मुंह से भी साख्ता निकला। वो तुम्हारी बीवी थी तो तुमसे क्या छुपाना? तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि जग्गू और इसके साथियों का धंधा क्या है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने तैश में कहा। जब भी तो मुझे हैरत भी हो रही है कि चोरों के घर में मोर कैसे पड़ गए। दूसरी लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता था? बूढ़े ने पूछा। कुछ भी नहीं, मैंने किसी से इसकी हिफाजत करने का वादा लिया था, मैंने कहा, मगर मैं अपने इस वचन पर भी कायम न रह सका। वाह भैया वाह, खूब हिफाजत की इस लड़की की। तुम तो इसे यहाँ छोड़ के चलते बने। तुम्हें यह भी मालूम था कि जग्गू और इसके साथी रात को घर में मुश्किल ही से टिकते हैं। घर में सिर्फ जग्गू की बूढ़ी माँ या बीवी होती है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ठाकुर की बोटियां नोच कर चील कौवों को खिला दूं। मैंने दिल ही दिल में कहा, ठाकुर अब तेरे बुरे दिन शुरू हो गए तो आज के बाद किसी भी वक्त मर सकता है, मगर मैं तुझे एकदम नहीं बल्कि किस्तों में मारूंगा। जब तक जिंदा रहेगा, रोज जीता और रोज मरता रहेगा। मैं जरा जग्गू के घर हो लूं, मैंने बूढ़े से कहा और तेज तेज कदमों से जग्गू के घर की तरफ बढ़ गया। जग्गू की बीवी इससे पहले मेरे सामने नहीं आई थी, मगर वो मुझे पहचानती थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी कि मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सकी भैया। इस लड़की को तो वो लोग उठा ही ले गए, मगर तुम्हारी बीवी ने भी हद कर दी। वो अकेली औरत इन डाकुओं के पीछे चली गई। इसने यहाँ भी एक डाकू का हाथ तोड़ दिया था, मगर वो 5 थे और तुम्हारी बीवी अकेली थी। फिर उन्होंने कांता को जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसलिए तुम्हारी बीवी मजबूर हो गई, वरना शायद वो लोग कांता को यहाँ से न ले जा सकते। जग्गू कहाँ गया है? मैंने पूछा। वो इसके थोड़ी ही देर बाद पहुंचे थे। लगता था उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है। इसके बाल और कपड़े गर्द में अटे हुए थे। वो बहुत बुरी तरह थके हुए थे। आते ही उन्हें ये इत्तला मिली। उन्होंने गांव से घोड़ा लिया और इस वक्त चले गए। इसके बाद से ना जग्गू लौटा है ना मेरी बीवी। मैंने पूछा। मेरे सब्र का पैमाना आहिस्ता आहिस्ता लबरेज होता जा रहा था। अच्छा, जग्गू या मेरी बीवी लौट है
जाए तो इनसे कहना कि मुझसे इस नंबर पर बात कर ले। मैंने जेब से पेन निकाला और सिगरेट का एक खाली पैकेट उठाकर इसकी पुश्त पर सरदार जी का नंबर लिख दिया। मेरी बीवी को तो वो जगह भी मालूम है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। ये कहकर मैं दोबारा गाड़ी की तरफ आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ या कहाँ जाऊँ। मैंने सोचा पहले सरदार जी से मशवरा कर लूँ। मुमकिन है डीसीपी ने इस वक्त तक तैमूर की रिहाई का बंदोबस्त कर दिया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बेटी के पैर में कांटा भी चुभा तो वो मर जाएगा। मैं काफ़ी देर तक गाँव में बैठा ग्लोरिया की हमाकत पर ताव खाता रहा। भला इतने लोगों के मुकाबले में हीरोइन बनने की क्या ज़रूरत थी, और अगर वक्ती तौर पर तैश आ भी गया था तो इन लोगों के पीछे जाने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग तो ठाकर के हुक्म के बंदे थे, इंसानों को कुत्तों और बिल्लियों की तरह मार देते थे। ठाकर खुद जब अपनी सकी भतीजी के खून का प्यासा था तो इसने भला ग्लोरिया का क्या हशर करना होगा। इसे तो सोचे समझे बगैर भून कर रख देगा, और वो भी इस सूरत में जब ग्लोरिया वहाँ तक पहुँची होगी। मुमकिन है इसके किसी गुलाम ने रास्ते में ही ग्लोरिया को मौत की नींद सुला दिया हो, लेकिन मेरी अकल कह रही थी कि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों के पीछे पीछे जग्गू भी गया था। गाँव की तरफ जाने वाले रास्ते इंसानों और जानवरों के कदमों के मुस्तकिल हो जाते हैं। इन रास्तों की तरफ खुदरू घास और दूसरा झाड़ झंकाड़ उग आती है। इन लोगों ने अगर ग्लोरिया को मार दिया होता तो जग्गू को इसकी लाश जरूर मिल गई होती और वो लाश लेकर लौट आया होता। फिर घोड़े अमूमन पहचानते हैं, सवार अगर गिर जाए या जख्मी होकर बागे छोड़ दे तो घोड़ा खुद ब खुद अपने थान पर लौट आता है। घोड़ा नहीं लौटा था। इसका मतलब यही था कि या तो ग्लोरिया ठाकुर की कैद में है या फिर इसे ठिकाने लगा दिया गया है। मेरा ज़हन मफलूज होकर रह गया था। एक मसला हल नहीं हो पाता था कि दूसरा मसला खड़ा हो जाता था। मैं चौंका इस वक्त जब इसी किसान ने मुझे आवाज़ दी, बाबूजी कुछ नारियल पानी पी लो, तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब हो रही है। ये कहकर इसने कच्चा नारियल मेरी तरफ बढ़ा दिया। अभी मैंने नारियल के 2 ही घूंट लिए थे कि फिजा घोड़ों के टापों से मजरू हो गई। वो 10 के करीब घुड़सवार थे और सब के सब राइफलों से मसले थे। इनके दरमियान में ग्लोरिया इस अंदाज में घोड़े पर बैठी थी कि 2 सवारों ने इसे अपने राइफल्स की इज्जत में ले रखा था। मैंने नारियल एक तरफ फेंका और बुना कर गाड़ी से बाहर निकल आया। इन घुड़सवारों में एक शख्स सबसे ज्यादा बारोब था। गालबन वही इन सब का लीडर था, क्योंकि वो घोड़ा बढ़ाकर दूसरे लोगों से कुछ आगे आगे था। इसके हाथ में जदीद किस्म की दूरमार राइफल थी और शाने से गोलियों की बेल्ट लटक रही थी। छोटे चकले जिस्म पर खाकी बुशर्ट और पैंट थी। इसके चेहरे पर खासी घनी मूंछें थी, जिनकी वजह से इसकी शख्सियत भी मजीद बारोब हो गई थी। इनमें से किसी की नजर अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं इन सब के बाएं हाथ पर गाड़ी की ओट में खड़ा था। मूंछों वाले ने चारों तरफ तायराना नजर डाली। हर शख्स इसे देखकर छुप गया था, सिवाय इस बूढ़े के जिसने मुझे नारियल का पानी पिलाया था। फिर मूंछों वाला बुलंद आवाज में बोला, तुम में से जग्गू कौन है? इसकी बात का किसी ने जवाब न दिया। वो फिर चीख कर बोला, जग्गू फौरन बाहर आओ वरना हम पूरे गाँव को आग लगा देंगे। इस दौरान में वो बूढ़ा जो मेरे नजदीक ही बैठा था उठकर मूंछों वाले के सामने जा खड़ा हुआ। मूंछों वाले ने हकारत से बूढ़े को देखा, फिर तंज़ी अंदाज में बोला, तुम हो जग्गू? अगर जग्गू इस वक्त गांव में मौजूद होता तो तुझे यूं चीखने चिल्लाने की जरूरत न पड़ती। तुम कौन हो बड़े मियाँ? मूंछों वाले ने मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, लगता है जग्गू से कोई रिश्ता है तुम्हारा। तू बता जग्गू से तुझे क्या काम है? बूढ़े ने नफरत भरे लहजे में पूछा। और इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है? इसने ग्लोरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज्यादा बकवास मत कर बूढ़े, मूंछों वाला बिफर कर बोला। जग्गू ने हमारे ठाकर साहब का खजाना हथिया लिया है। काफ़ी अरसे पहले वो ठाकर साहब की भतीजी को वरगला कर ले गया था। कांता अपने 7 लाख रुपए के ज़ेवरात और नकद रुपया भी लाई थी, वो सब जग्गू ने इससे छीन लिया है। तुम लोग कांता को ले तो गए हो, अब यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े ने पूछा। मैं इस दौरान में गैर महसूस अंदाज में खिसकता हुआ अपनी गाड़ी की ओट में चला गया। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और इसे आहिस्तगी से लोड कर लिया। अब मैं किसी भी लम्हे फायर कर सकता था। सीधी तरह जग्गू का पता बता दे बूढ़े, वो गरज कर बोला। तू है कौन जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है? बूढ़ा भी इसी लहजे में बोला। और इस बेचारी लड़की को क्यों पकड़ रखा है? असल खजाना इस लड़की और जग्गू ने मिलकर छुपाया है। इस मैम ने ये बात खुद बताई है हमें, मूंछों वाले ने कहा। अब मुझे जल्दी से जग्गू का पता बता दे वरना क्या? बूढ़ा हत्थे से उखड़ गया। वरना ये कि फिर तू बोलने के काबिल नहीं रहेगा। मैं तुझे 10 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। 10 मिनट बाद तेरा चिराग गुल हो जाएगा, फिर गाँव के किसी और आदमी की बारी आएगी। जब तक जग्गू हमें नहीं मिल जाता, हर 10 मिनट बाद गाँव का एक आदमी मरता रहेगा। फिर वो कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर बोला, तेरा वक्त तो पूरा होगा बूढ़े। मूंछों वाले ने यूं कहा जैसे जिंदगी और मौत का टाइम कीपर वो ही हो। फिर इसने शाने पर से राइफल उतारी, इसे लोड किया और बूढ़े का निशाना लेकर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि मेरे रिवॉल्वर ने शोला उगला। धमाका हुआ और मूंछों वाले की पेशानी के अनवस्त में सुराख हो गया। दूसरे ही लम्हे वो खुद भी घोड़े की गर्दन की तरफ उलट गया। धमाके से घोड़ा बिदका और एक तरफ भाग निकला। इसके साथियों की समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या है। फिर ये के बाद दीगरे मैंने इन दोनों राइफल बरदारों की खोपड़ियों में सुराख किए जो ग्लोरिया पर मुसल्लत थे।
इन दोनों के गिरते ही वहाँ भगदड़ सी मच गई। इन लोगों की समझ में ही नहीं आया था कि हमलावर कहाँ छुपा हुआ है। मौका मिलते ही ग्लोरिया घोड़े समेत वहाँ से निकल भागी। इसका रुख मेरे मुखालिफ सिमत में था। मैंने इसे आवाज़ देना चाहिए मगर वो तो लम्हों में छलावे की तरह गायब हो गई। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी में इसके पीछे जाऊँ, मगर जिस रास्ते पर ग्लोरिया गई थी वो रास्ता गाड़ी के लिए मुनासिब नहीं था। अचानक मुझे वो घोड़ा दिखाई दिया जिस पर मूंछों वाला अभी सवार था। वो घोड़ा लंबा चक्कर काट कर मेरी तरफ आ रहा था। वो जो ही मेरे नज़दीक पहुंचा मैंने जंप लगाई और इसकी लगाम जबड़ों से पकड़ ली। घोड़े की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं भी कुछ दूर तक इसके साथ दौड़ता चला गया। इसके साथ ही मैं खासी रफ्तार से घोड़े की लगाम भी खींच रहा था। भटका हुआ घोड़ा बहुत मुश्किल से काबू में आता है, अक्सर पकड़ने वाले को भी अपने साथ घसीट ले जाता है। घोड़ा रुका तो मुझे अपने बाजुओं की गैर मामूली कुव्वत का एहसास हुआ। गोली खाने के बाद मूंछों वाले ने मरते वक्त घोड़े की गर्दन मजबूती से थाम ली थी, वरना अब तक वो घोड़े से गिर चुका होता। मैंने बवक्ते तमाम मूंछों वाले को घोड़े से नीचे फेंका और फुर्ती से घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा अभी इंतहाई सरकश था। अपनी पीठ पे किसी अजनबी का एहसास करते ही वो एकदम भड़क गया था। इसने उछल कूद कर मुझे गिराने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। फिर इसने बिफर कर दायरे की सूरत में 2-3 चक्कर लगाए, बिलाखिर हथियार डाल दिए और जिधर मैं इसे ले जाना चाहता था इसी तरफ सर पर दौड़ लगा दिया। अगर हमला आवर अफरा तफरी में फरार न हुए होते तो इस मौके पर बहुत इत्मीनान से मुझे मार गिराते, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो इस सरकश घोड़े पर थी। वो बहुत बेहतरीन और कीमती घोड़ा था। वो लोग न जाने कितनी दूर से आ रहे थे। घोड़े का पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। इसके बावजूद इसकी तेज़ रफ्तारी में कोई फ़र्क नहीं आया था। मगर ग्लोरिया जाने किस बरक रफ्तारी से गई थी कि कई मील तक मुझे इसकी झलक भी ना दिखाई पड़ी। फिर अचानक वो पगडंडी एक दोराहे पर ख़त्म हुई। वहाँ से एक रास्ता दाएं तरफ जा रहा था और दूसरा बाएं तरफ। मैं चंद लम्हों को वहाँ रुक गया और अंदाज़ा लगाने लगा कि ग्लोरिया किस तरफ गई होगी। घोड़े से उतर कर मैंने ज़मीन का जायज़ा लिया कि मुमकिन है मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिसके ज़रिए मुझे ये इल्म हो कि ग्लोरिया किस तरफ गई है। पगडंडी पर मुख्तलिफ जानवरों के खुरों के निशानात थे। मैं खोजी तो था नहीं कि खुरा देखकर मालूम कर लेता कि ग्लोरिया का घोड़ा किस तरफ गया है। इसी वक्त मुझे सामने से 2 देहाती आते दिखाई दिए। मुझे देखकर वो खुद ही रुक गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे। सुनो, मैंने इनमें से एक को मुखातिब किया, तुमने किसी लड़की को यहाँ से गुजरते नहीं देखा? वो सफ़ेद घोड़े पर सवार थी। घोड़ी पर लड़की? इसने बिड़बिड़ाते हुए कहा। वो लड़की देखने में कैसी लगती थी? दूसरे आदमी ने पूछा। वो लड़की हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेज़ है। मैंने जानबूझकर अंग्रेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि आम आदमी हर गैर मुल्की को अंग्रेज़ ही समझता है। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। हम बहरामपुर से आ रहे हैं, यह रास्ता सीधा वहीं जाता है। हमने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा, बल्कि किसी भी घुड़सवार लड़की को नहीं देखा, दूसरे ने जवाब दिया। इसका मतलब था कि ग्लोरिया इस तरफ नहीं गई थी। मैंने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया और घोड़े को दूसरे रास्ते पर डाल दिया। फिर मैं तकरीबन 25-30 मील तक इसी घोड़े पर दौड़ता चला गया, मगर मुझे ग्लोरिया की परछाई भी दिखाई न दी। रास्ते में मिलने वाले लोगों से मैंने इसके बारे में पूछा भी, मगर हर आदमी का जवाब नफी में था। न जाने इसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। कई घंटे तक ख्वार होने के बाद मैंने यही फैसला किया कि ग्लोरिया की तलाश तर्क कर दी जाए। वो कोई बच्ची नहीं थी कि बुर्दा फरोशों के हत्थे चढ़ जाए। फिर अचानक मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। ग्लोरिया वहाँ से सीधी सरदार जी के बंगले की तरफ गई होगी। इसने मुझे देख लिया था, मगर यही सोचा होगा कि इन लोगों से निमट कर मैं भी इसी तरफ आऊँगा। फिर मुझे याद आया कि ग्लोरिया भागी नहीं थी, बल्कि फायरिंग की आवाज़ से इसका घोड़ा भिड़क गया था, वरना मुमकिन है वहाँ रुक कर मेरी मदद करती। ये सोचकर मैंने घोड़े का रुख मोड़ दिया। अब मैं दोबारा जग्गू के गांव की तरफ जा रहा था। मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। मेरा इरादा था कि घोड़ा वहीं छोड़कर गाड़ी में आलाबाद की तरफ निकल जाऊं। मुमकिन नहीं इस वक्त तक जग्गू भी लौट आया हो, इससे भी मुलाकात हो जाए और ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म भी हो जाएगा। मुझे कांता की तरफ से भी तशवीश थी। मैंने इसकी हिफाजत का वादा किया था, मगर इसमें नाकाम रहा था। न जाने ठाकुर ने इसके साथ क्या सलूक किया हो। मुझे फिर याद आया कि ठाकुर के आदमी किसी ख़जाने का तज़किरा कर रहे थे। न जाने कांता ने या ग्लोरिया ने इन्हें क्या कहानी सुनाई थी। मैं दोबारा जग्गू के गांव पहुंचा तो सूरज गुरूब हो रहा था। परिंदे अपने आशियानों की तरफ लौट रहे थे। गांव के बेशतर लोग घरों के बाहर चारपाइयों पर बैठे थे। फिजा में सोंधी सोंधी मिट्टी और गोबर की मिली जुली बू रची हुई थी। मेरा घोड़ा भी बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। मैं खुद भी इसे दौड़ाना नहीं चाहता था। मैंने गाँव के मनाजिर अभी दूर से देखे थे। गाँव में दाखिल नहीं हुआ था। अचानक खेतों में से एक आदमी उछल कर बाहर निकला और दोनों हाथ जोर जोर से हिलाकर मुझे रोकने का इशारा करने लगा। मैंने लगाम खींची और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर देखते ही इसने दोनों हाथ उठा दिए। फिर इसी हालत में वो मेरे नज़दीक आ गया। मैं इसे देखते ही पहचान गया, वो जग्गू का साथी था। क्या बात है? मैंने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए पूछा। गांव में पुलिस मौजूद है, वहाँ आपके लिए ख़तरा है, इसने जवाब दिया। जग्गू कहाँ है? मैंने पूछा।
इन्हें भी हम लोगों ने वापस भेज दिया है, इसने जवाब दिया। जब ठाकुर के आदमी कांता को उठाने आए थे तो तुम लोग कहाँ थे, मैंने सर्द लहजे में कहा। इस वक्त हम में से कोई भी गाँव में मौजूद नहीं था, हम लोग एक ज़रूरी काम से गए हुए थे, इसने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। मैं जानता था कि इसका ज़रूरी काम क्या होगा। फिर मुझे अपनी गाड़ी का ख्याल आया। मेरी गाड़ी पर तो शायद पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया होगा। आपकी गाड़ी हरनाम चाचा ने वहां से हटा दी थी, अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। ये भी अच्छा हुआ कि आपने गाड़ी बंद नहीं की थी, चाबी भी इसी में लगी छोड़ दी थी, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। अच्छा, अब मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने घोड़े से उतरते हुए कहा। कई घंटे तक घोड़े की सवारी करने के बाद मेरा जिस्म अकड़ कर रह गया था, खासतौर पर टांगे तो बुरी तरह दुख रही थी। गाँव में इस वक्त पुलिस मौजूद थी, गाड़ी मिलना तो मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करता हूँ। आप जब तक यहीं खेतों में बैठे, इसने जवाब दिया। अगर काम बन गया तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने तवील सांस लेकर कहा। ये घोड़ा अपने साथ ले जाओ, घोड़े को भी यहीं कहीं बांध दे, गाड़ी नहीं मिली तो फिर ये घोड़ा ही आपके काम आएगा। इसकी बात माकूल थी। वाकई गाड़ी न मिलने की सूरत में मुझे सवारी की ज़रूरत तो पड़ती। पुलिस के ख्याल में इस वारदात की नौयत क्या है, मैंने पूछा। पुलिस का ख्याल है कि डाकुओं के 2 ग्रोहों में झगड़ा हुआ है, इसी झगड़े में 3 आदमी मारे गए हैं, मगर मरने वाले तो ठाकुर के आदमी हैं, वो डाकू कैसे हो गए? जग्गू का साथी पहली मरतबा मुस्कुराया। इनमें से कोई भी ठाकुर का आदमी नहीं है, तीनों मरने वाले नामी ग्रामी डाकू हैं, पुलिस ने इन्हें शनाख्त कर लिया है, इसने जवाब दिया। ठाकुर ने पैसे देकर इन्हें इस काम पर राजी किया होगा, वो बहुत तैयार और मक्कार आदमी है, वो अपने आदमियों को क्यों दाव पर लगाता? पुलिस का ख्याल है कि इन तीनों को जग्गू ने मारा है। इस ख्याल की वजह इतना बेहतरीन निशाना सिर्फ जग्गू का है, गोलियां इनके माथों के बिल्कुल बीच में लगी हैं। अच्छा अब तुम जाओ, मैंने कहा। जब तुम आओगे तो मैं खुद ही बाहर निकल आऊँगा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने इसका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरे पूछने पर इसने बताया कि मेरा नाम मनोहर लाल है। इसके जाने के बाद मैं घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही खेतों में घुस गया। खेतों की मुंडेर के साथ साथ खुदरू घास उगी हुई थी, कुछ फासले पर पानी का एक जोहड़ भी था। मैंने घोड़े को छोड़ दिया। पहले इसने खूब सैर होकर जोहड़ से पानी पिया, फिर हरी भरी घास खाने लगा। मैंने भी जोहड़ के किनारे बैठकर मुँह हाथ धोया, फिर कुछ देर तक वहीं घास पर लेटा रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मनोहर लाल आएगा तो वहीं मेरा इंतजार करेगा जहाँ इसने मुझे छोड़ा था। मुमकिन है वो आकर चला गया हो। खेतों में से पगडंडी नजर नहीं आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी उठ खड़ा हुआ और घोड़े को वहीं छोड़कर इस तरफ बढ़ा जहाँ मनोहर लाल से मुलाकात हुई थी। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। अंधेरा होने के साथ ही मच्छरों ने भी मुझ पर यलगार कर दी थी, और मच्छर भी इतने खतरनाक थे कि जहाँ काट लेते थे काफ़ी देर तक जलन होती थी। फिर मुझे दूर से किसी शख्स का हियोला दिखाई दिया। मैंने इसे कदो कामत और चाल ढाल से पहचान लिया। वो मनोहर था। जब वो मेरे नज़दीक पहुँचा तो मैंने आहिस्तगी से सीटी बजाई। मैं खेतों में छुपा हुआ था, इसलिए इसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। इस तरफ चले आओ मनोहर, मैंने आहिस्ता से कहा। वो मेरी आवाज़ की सीमत पर चलता हुआ खेतों में आ गया। मैंने इससे पूछा क्या रहा? हरनाम चाचा गाड़ी लेकर गांव के दूसरे सिरे की तरफ जा रहे हैं, आपको भी लंबा चक्कर काट कर वहां पहुंचना पड़ेगा। गांव में पुलिस अभी तक मौजूद है, उन्होंने तो अब तक मरने वालों की लाशें भी नहीं उठाई हैं। मैं आपको रास्ता समझा देता हूँ, आप घोड़े पर बैठकर वहां पहुंच जाएं। हरनाम चाचा आपका इंतजार कर रहा होगा। फिर इसने मुझे रास्ता समझाया और इस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक मैं रवाना नहीं होगा। गांव के दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए मुझे खासा लंबा चक्कर काटना पड़ा। हरनाम चाचा मेरे इंतजार में वहां खड़ा था। वहां मेरी गाड़ी भी मौजूद थी। चाचा वही बूढ़ा था जिसने मुझे कांता के अगवा की इतला दी थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, यहाँ गाड़ी लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई चाचा? तकलीफ कैसी बेटा? चाचा ने हंस कर कहा। कुछ दूर तक मनोहर से तुम्हारी गाड़ी को धक्का लगवाया कि इसके इंजन की आवाज़ से पुलिस वाले होशियार न हो जाए, फिर गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ ले आया। मैंने 30 साल तक ट्रक चलाया है। ऐसा करो चाचा, मैंने कहा, अब तुम इस घोड़े पर चले जाओ। फिर मैंने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और चाचा से कहा, ये रख लो। मैं मुझे इतना जलील मत करो बेटा, बूढ़ा ज़रूर हो गया हूँ मगर अभी तक ये बात नहीं है चाचा। मैंने इसकी बात काट दी। ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तुमने मुझे चाचा कहा है बेटा, बड़े बच्चों से लेते नहीं हैं, इन्हें देते हैं। इसी पगडंडी पर सीधे चले जाना, चाचा ने कहा। 7-8 मील के बाद ये रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, वहाँ से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाना। इस रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद तुम मेन रोड तक पहुंच जाओगे। जाओ, अभी देर मत करो। मैंने इंजन स्टार्ट किया और गियर में डालकर गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। जब मैं अलाहाबाद की तरफ इस इलाके में दाखिल हुआ जहां सरदार जी का बंगला था तो रात की 1:30 बजे का अमल था। सरदार जी के बंगले का मेन गेट चौपट खुला हुआ था। रात के इस पहर मेन गेट खुला देखकर मैं चौंक उठा और बंगले में दाखिल होने की बजाय सीधा निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने एक जगह गाड़ी रोकी और बंगले की तरफ पैदल चल दिया। बंगले में बिल्कुल सन्नाटा था। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदेही कर रही थी। मैं मेन गेट से अंदर जाने की बजाय बंगले के अकब में चला गया। बंगले की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। मैं
मुहतात अंदाज में चलता हुआ कॉरिडोर में पहुंचा। वहाँ बहुत मध्यम रोशनी का बल्ब लगा हुआ था, मगर इतनी रोशनी बहरहाल थी कि मुझे कॉरिडोर के अनवस्त में कोई पड़ा दिखाई दिया। वो न जाने कौन था। किसी अनजाने खतरे के पेश नज़र मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई और मैं दबे पाँव आगे बढ़ा। वो सरदार जी का मुलाजिम था। इसके सीने पर खासा गहरा जख्म था जिससे अभी तक खून रिस रहा था। इसके इर्द गिर्द का कालीन खून से तर हो गया था। मैंने इसके जिस्म को हाथ लगाया। इसमें अभी हरारत बाकी थी। इसका मतलब ये था कि इसे मरे हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी। इसे इसी हालत में छोड़कर मैं दबे पाँव अंदर की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में सरदार जी गैर फितरी अंदाज में पड़े थे। इनके भी सीने पर गहरा जख्म था, मगर वो अभी जिंदा थे और उखड़े उखड़े सांस ले रहे थे। मैंने सेंटर टेबल पर रखे हुए जग से पानी गिलास में उंडेला और सरदार जी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। उन्होंने बमुश्किल तमाम आंखें खोली और डूबते हुए लहजे में बोले, पानी। मैंने जल्दी से इन्हें सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास इनके होंठों से लगा दिया। उन्होंने बहुत मुश्किल से एक घूंट पानी पिया, बाकी पानी इधर उधर बह गया। ये सब कैसे हुआ सरदार जी? मैंने बुलंद आवाज में कहा। तू यहाँ से फौरन निकल जा कामरान, यहाँ तेरे लिए। नहीं सरदार जी, मैंने इसकी बात काट दी। मैं अभी तुम्हें अस्पताल पहुँचाऊंगा, मरने नहीं दूंगा। और ये पागलों, मुर्दों को भी किसने जिंदा किया है? सरदार जी ने कहा। उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर संभाला ले लिया था। मुझे पता है कि मैं अब बचूंगा नहीं। तू वक्त ज़ाया मत कर, अभी यहाँ पुलिस पहुँचने वाली होगी। पुलिस? मैंने हैरत से कहा। पुलिस का यहाँ क्या काम? वो हरामजादा डीसीपी बहुत चालाक था। इसने ना जाने कैसी अंदाज़ा लगा दिया कि ये बंगला किस इलाके में हो सकता है। वो तुम्हारे जाने के 2 घंटे बाद ही यहाँ पहुँच गया था। इस वक्त मैं घर में मौजूद नहीं था। इसने मेरे नौकरों से मेरे बारे में पूछा, फिर ड्राइंग रूम में बैठकर मेरा इंतज़ार करता रहा। इसे तहखाने की तलाश भी थी, मगर ये कहकर सरदार जी खामोश हो गए और गहरे गहरे सांस लेने लगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।